हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस बैच में एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस कोर्स का नाम है ओपन कास्ट वर्किंग। ठीक है। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, या फिर बोल सकते हैं आप जब फील्ड में उतरेंगे उस समय के लिए भी, या जो बच्चे अभी फील्ड में यानी ओपन कास्ट वर्किंग में ड्यूटी यदि कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम आपके ओपन कास्ट वर्किंग से रिलेटेड बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको मजबूत यहाँ पर काम करने का काम करेंगे। साथ ही साथ बोल सकते हैं कि इससे रिलेटेड जो एडवांस नॉलेज है या फिर बोल सकते हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह है, वो भी यहाँ पर जानकारी मिलेगा इस कोर्स में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो हेडिंग बना लीजिएगा ओपन कास्ट वर्किंग। आप एक इस बैकग्राउंड पिक्चर में भी आप एक ओपन कास्ट वर्किंग का कंप्लीट एक पिक्चर या इमेजिंग देख पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। इससे भी बहुत कुछ आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे बेंचेज दिखाए गए हैं, हॉल रोड्स दिखाए गए हैं, मशीनरीज दिखाए गए हैं। ठीक है। जैसे आप अगर इस इमेज में बात करें, देखिए जिस बेस पर, देखिए जिस बेस पर ये मशीनरी वर्क कर रही है ना। ठीक है, यहाँ पर जैसे ड्रिलिंग हो रहा है, ये ब्लास्ट होल ड्रिल है। ठीक है, तो ये भी एक बेंच हो गया, ये भी एक बेंच हो गया। देखिए यहाँ पर इस बेस पर भी आपका ये जो शॉवेल मशीन है, ये लोडिंग करने का काम कर रही है, तो ये भी एक बेंच हो गया। ठीक है, उसी तरह से आप देख पा रहे हैं कई बेंच है यहाँ पर। ठीक है, कई बेंच है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक बेंच हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर एक बेंच हो गया। इस तरह करके बेंच बाय बेंच, जस्ट जस्ट लाइक आप अब आगे चल के हम लोग बेंच का डिफिनेशन भी समझेंगे। ये सब बेंच का आप इमेजिंग देख पा रहे हैं। साथ ही साथ ये जो प्रत्येक बेंच तक जो एक रास्ते को कनेक्ट करने वाला जो आपका एक बोल सकते हैं जिसमें आपका एचएम प्ले करती है, ये हो गया आपका हॉल रोड। ठीक है ना, ये आपका हॉल रोड हो गया। ठीक है, ये सब आपका हॉल रोड हो गया। जिसमें आप डंपर्स रनिंग करते हुए देख पा रहे हैं वो सर आपका हॉल रोड्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक से अधिक बेंचेज और हॉल रोड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ बोल सकते हैं कि इसमें एक बेंच से दूसरे बेंच जाने के लिए जो जिस रास्ते को हम लोग रैम्प कहते हैं, वो रैम्प भी इमेज हो रहा है इसमें। आप यहाँ पर थोड़ा सा पिक्चर यहाँ पर, हम्म, यहाँ देख, यहाँ समझ पाएंगे। इस जगह से जब हम लोग इसे इस बेंच से लेकर इस बेंच तक चढ़ने के लिए जो इस रास्ते का यूज कर रहे हैं ना, ये एक तरह से यहाँ पर रैम्प कहलाएगा। रैम्प कहलाएगा। ठीक है, वैसे रैम्प का हर एक जब पिक्चर आगे हम पिक्चर दिखाएंगे रैम्प का। ठीक है, तो आप यहाँ पर इमेज कर सकते हैं एक बेंच से दूसरे बेंच। ठीक है, या फिर इस बेंच से लेकर इस बेंच तक आने के लिए जो यहाँ पर ये रास्ता दिखाई दे रहा है, ये भी रैम्प कहलाएगा। ठीक है, तो एक आपका फुल फिगर दिखाई दिया यहाँ पर ओपन कास्ट वर्किंग का, जो बेंचेज के अनुसार से आगे प्रोग्रेस होती है। टॉप बेंच पहले प्रोग्रेस होगा, उसके पीछे पीछे सारे बेंचेज प्रोग्रेस होते हैं। ठीक है, तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं इसका डिफिनेशन से। ओपन कास्ट वर्किंग का सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन देखते हैं कि ओपन कास्ट वर्किंग बोलते किसको है। ठीक है, हेडिंग बना लीजिएगा ओपन कास्ट वर्किंग। ठीक है, उसका डिफिनेशन लिखिएगा कि ओपन कास्ट वर्किंग का अर्थ है क्वायरी। ठीक है, क्या बोले हम? ओपन कास्ट वर्किंग का अर्थ है क्वायरी, अर्थात ऐसी खुदाई, खुदाई को हम लोग एक्सकावेशन बोल सकते हैं। एक्सकावेशन, ऐसी खुदाई जहां खनिजों की तलाश या प्राप्ति। ठीक है ना, खनिजों की यानी खनिजों मतलब मिनरल्स, मिनरल्स की तलाश या प्राप्ति। तलाश को हम लोग सर्चिंग बोलेंगे, या फिर प्राप्ति को हम लोग ऑब्टेनिंग बोलेंगे। ठीक है ना, तो खनिजों की तलाश या प्राप्ति के लिए कोई ऑपरेशन चलाई गई हो, कोई ऑपरेशन चलाई गई हो या चलाई जा रही हो। ठीक है, चलाई गई हो या चलाई जा रही हो, मतलब पास्ट में हम लोग चला चुके हैं या प्रेजेंट में चला रहे हैं। ठीक है, और जो ना कोई साफ्ट हो और ना ऐसी एक्सकावेशन जिसका विस्तार सुपरजिशन ग्राउंड के नीचे हो। ठीक है, क्या बोला गया पहले समझिए। ओपन कास्ट वर्किंग का अर्थ है क्वायरी, अर्थात ऐसी खुदाई जहां खनिजों की तलाश या प्राप्ति के लिए कोई ऑपरेशन चलाई गई हो या चलाई जा रही हो, और जो ना कोई साफ्ट हो और ना ऐसी खुदाई जिसका विस्तार सुपरजिशन ग्राउंड के नीचे है। ठीक है, कंप्लीट डिफिनेशन ये है। क्या बोला गया कि ओपन कास्ट वर्किंग का मतलब क्या हो गया? क्वायरी, इसको सामान्य तरीके से बोल सकते हैं। वैसे और भी साइनोनिमस नेम यानी ऑप्शनल नेम और भी होता है, आगे चल हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ओपन कास्ट वर्किंग को क्वायरी बोला गया, यानी कोई एक्सकावेशन यानी कोई खुदाई, कोई गड्ढा किए हम लोग।
ठीक है ना, कोई गड्ढा हम लोग किए, ठीक है, और उसका पर्पस क्या है उस गड्ढा का, तो उसका पर्पस है मिनरल की सर्चिंग या ऑब्टेनिंग, मतलब मिनरल्स का खोज कर रहे हैं या फिर उसका हम लोग निकालने का काम कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, मिनरल का यदि हम लोग खोज कर रहे हैं या फिर उसको निकालने का काम कर रहे हैं, ठीक है, या तो वो हम लोग कर चुके हैं या फिर हम लोग कर रहे हैं। मिनरल जो खोजने और निकालने का काम या तो हम लोग कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं, ऐसा ही एक्सकवेशन को ही ओपन कास्ट वर्किंग कहते हैं। लेकिन इसमें क्या इंक्लूड नहीं है, इसमें साफ्ट इंक्लूड नहीं, मतलब साफ्ट को कभी भी ओपन कास्ट वर्किंग नहीं कहा जाएगा। साथ ही साथ सुपरजेशन ग्राउंड के नीचे यदि हम लोग कोई एक्सकवेशन कर रहे हैं तो उसको भी ओपन कास्ट वर्किंग नहीं कहा जाएगा। ठीक है, दो चीज को छोड़कर, क्या क्या चीज छोड़ देना है, साफ्ट को छोड़ देना है, एक्सक्लूडिंग साफ्ट एंड वर्किंग अंडर सुपरजेशन ग्राउंड। ठीक है ना, सुपरजेशन ग्राउंड के अंडर यदि वर्किंग चलाए हैं यानी एक्सकवेशन किए हैं तो वो भी ओपन कास्ट वर्किंग नहीं कहलाएगा। यहाँ पर एक वर्ड आ जा रहा है सुपरजेशन ग्राउंड क्या होता है, तो समझिए थोड़ा सा, इसको भी डिफिनेशन बता देते हैं। जैसे समझिएगा, ये हो गया सरफेस, ठीक है, ये हो गया सरफेस, ठीक है। हम यहाँ से एक इंक्लाइन पेसेज जमीन के अंदर लेके जा रहे हैं, ये लेके गए, ठीक है, और उसके बाद इस कोलसी में हम लोग वर्किंग चला रहे हैं, ये कोलसी में वर्किंग चला रहे हैं, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति यहाँ पर वर्किंग चलाएगा, जैसे मान के चलते यहाँ पर वर्किंग चला रहा है, ठीक है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, तो कोई भी व्यक्ति के ऊपर में, माथे के ऊपर में यदि नेचुरल ग्राउंड है, ठीक है, माथे के ऊपर में नेचुरल ग्राउंड है, जहां पर वो काम कर रहा है ना, वहां पर यदि वो खड़ा होता है तो उसके माथे के ऊपर में, हेड के ऊपर में यदि नेचुरल ग्राउंड है तो उसी नेचुरल ग्राउंड को ही कहा जाता है सुपरजिशन ग्राउंड। यानी देखिए, ये व्यक्ति के ऊपर में नेचुरल ग्राउंड है, ये व्यक्ति के ऊपर नेचुरल ग्राउंड है, यहाँ पे यदि कोई वर्क की काम व्यक्ति काम कर रहा है, एक्सकर्शन कर रहा है, तो इसके ऊपर भी नेचुरल ग्राउंड है, इसी नेचुरल ग्राउंड को ही हम लोग बोलते हैं सुपरजेसेंट ग्राउंड। सुपरजेसेंट ग्राउंड, ठीक है। तो कोई सुपरजेशन ग्राउंड के नीचे यदि हम कोई वर्किंग चला रहे हैं या चला चुके हैं तो इसको हम लोग ओपन कास्ट वर्किंग नहीं कहेंगे, ये क्या कहलाएगा, तो बिलो ग्राउंड कहलाएगा, इसको हम लोग बिलो ग्राउंड कहेंगे। ठीक है, साथ ही साथ यदि कोई, ये देखिए, कोई साफ्ट है, ठीक है, कोई साफ्ट है, तो यहाँ पर कोई व्यक्ति जब खड़ा होगा, काम करेगा, एक्सकवेशन करेगा, तो इसके माथे के ऊपर कोई सुपरजेशन ग्राउंड नहीं है, लेकिन फिर भी बोला गया कि इसको हम लोग ओपन कास्ट वर्किंग नहीं कहेंगे, ये बिलो ग्राउंड ही है, ये बिलो ग्राउंड ही है, यानी बिलो ग्राउंड को छोड़ दिया जाए। बिलो ग्राउंड को छोड़कर बाद बाकी यदि कोई एक्सकवेशन करते हैं मिनरल्स की सर्चिंग और ऑब्टेनिंग के लिए, तो उसी एक्सकवेशन को, उसी खुदाई को ओपन कास्ट वर्किंग कहते हैं। यही बात हो, ठीक है, उसी को डेफिनेशन के तौर पे यहाँ पर बोला गया कि ओपन कास्ट वर्किंग का अर्थ है क्वायरी, अर्थात ऐसी खुदाई यानी ऐसी एक्सकवेशन जहां खनिजों की तलाश या प्राप्ति के लिए कोई ऑपरेशन चलाई गई हो या चलाई जा रही हो, और जो न कहीं साफ्ट हो और ना ही ऐसी एक्सकवेशन जिसका विस्तार सुपरफिशियल ग्राउंड के नीचे हो। क्लियर, कोई डाउट है तो यहाँ पर पूछ सकते हैं। ये ओपन कास्ट वर्किंग का कंप्लीट डिफिनेशन हुआ, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, बोलने का मतलब हो गया, ये जो बिलो ग्राउंड वर्किंग यहाँ पर दिखा रहे हैं और ये जो बिलो ग्राउंड वर्किंग यहाँ पर दिखा रहे हैं, साफ्ट के रूप में कोई बिलो ग्राउंड है, यहाँ पर कोई सुपरजेशन ग्राउंड के नीचे कोई वर्किंग चलाई जा रही है, ये दोनों बिलो ग्राउंड को छोड़ दीजिए, इसको छोड़कर कोई भी एक्सकवेशन करेंगे मिनरल्स की सर्चिंग और ऑब्टेनिंग के लिए, तो उसी एक्सकवेशन को, उसी खुदाई को ही कहते हैं ओपन कास्ट वर्किंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं कि ओपन कास्ट वर्किंग हम लोग और किस किस नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि ओपन कास्ट माइनिंग को और किस किस नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, ओपन कास्ट माइनिंग को हम लोग और किस किस नाम से जानते हैं, तो कुछ नाम लिख लीजिए, इस ये सब साइनोनिमस नेम हो गया। सरफेस माइनिंग भी इसको बोल सकते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग को। ओपन कट माइनिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है, ओपन पीट माइनिंग भी बोल सकते हैं, स्ट्रीप माइनिंग भी बोल सकते हैं, और क्वेरी भी बोल सकते हैं, क्वेरी। 500 पॉइंट लिख लीजिएगा।
क्वेरी। ठीक है, ओपन कास्ट माइनिंग, माइनिंग का साइनोनिमियस नेम यानी पर्यायवाची नाम क्या क्या है? सरफेस माइनिंग, ओपन कट माइनिंग, ओपन पीट माइनिंग, स्ट्रिप माइनिंग और क्वेरी। ये सभी ओपन कास्ट वर्किंग की कहलाते हैं। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक हम लोग सीख चुके हैं। तो ओपन कास्ट वर्किंग बोलते किसको हैं, उसका कंप्लीट डिफिनेशन देखें, साथ ही साथ ओपन कास्ट वर्किंग को और किस किस नाम से हम लोग जानते हैं, क्या क्या नाम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि ओपन कास्ट वर्किंग का टाइप। ठीक है, आगे चलते हैं ओपन कास्ट वर्किंग का टाइप। ये ठीक है, यहाँ पर नोट कीजिएगा, टाइप्स ऑफ ओपन कास्ट वर्किंग। टाइप्स ऑफ, टाइप्स ऑफ ओपन कास्ट, ओपन कास्ट माइन या वर्किंग बोल सकते हैं, माइन और वर्किंग। ठीक है, ओपन कास्ट माइन या ओपन कास्ट वर्किंग का टाइप क्या क्या है? तो मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो मुख्य रूप से दो ही टाइप है। यदि हम कानून के अनुसार देखें, रेगुलेशन के अनुसार देखें, तो दो ही टाइप है। ठीक है, एक मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग। ठीक है, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग, और दूसरा है मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग। मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग का जो संबंध है रेगुलेशन नंबर 105, ठीक है 105, ठीक है ना, 105 रेगुलेशन नंबर 105 से रिलेटेड है। और यदि मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग की बात देखें तो ये रेगुलेशन नंबर 106 से रिलेटेड है। 106, 106, रेगुलेशन नंबर 106 से रिलेटेड है। ठीक है, आप रेगुलेशन नंबर 105 में देखिएगा तो वहां पर मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग का प्रोविजन दिया हुआ है कि कैसे कैसे चलाना है, उसके लेकर क्या क्या प्रोविजन है, क्या क्या कानूनी प्रावधान है। और 106 में देखिएगा तो वहां पर बताया गया कि मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग चलाने के लिए क्या क्या प्रावधान है, यानी क्या क्या प्रोविजन है। ठीक है, हाँ, एक आता है सेमी मैकेनाइज्ड, ठीक है ना, सेमी मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग। तो इसे कानून में वहां पर कहीं पर जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए उसको हम यहाँ पर छोड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है, पहले सुनने में मतलब ज्यादातर आपको पढ़ने में मिलता होगा, अभी भी कोई साइड बुक में देखने को मिलता होगा कि भाई ओपन कास्ट माइंस को तीन तरीके से चला सकते हैं, मैनुअल, सेमी मैकेनाइज्ड, मैकेनाइज्ड। ठीक है, लेकिन कानून में जब क्लियर कर दिया, रेगुलेशन में क्लियर कर दिया कि ओपन कास्ट माइंस दो ही तरह से चलता है, मैनुअल और मैकेनाइज्ड, तो हम लोग भी दो ही लिख के चलते हैं, मैनुअल और मैकेनाइज्ड। ठीक है, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग और मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग, ये दो टाइप का। इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मैनुअल ओपन कास्ट। पहले देख लेते हैं मैनुअल ओपन कास्ट का बेसिक थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। हेडिंग बना लीजिएगा,
मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग। हेडिंग बनाएगा मैनुअल क्वेरी या फिर मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग। ठीक है, इसमें बेसिक जानकारी रखिएगा कि इसमें क्या यूज किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यूज इन अ स्मॉल ड्रिल मशीन, छोटा ड्रिल मशीन जैकहैमर जस्ट लाइक। ठीक है, होल लेंथ 1.2 मीटर टू 1.8 मीटर डेप्थ। यानी इसमें इस मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में हम लोग छोटा ड्रिल मशीन का यूज करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक जैकहैमर। ठीक है, और उसका होल लेंथ कितना रहेगा, 1.2 मीटर से लेकर 1.8 मीटर। ठीक है, उसके बाद इसका होल डायर आता है 37 mm। एक्सप्लोसिव क्या यूज करते हैं, गन पाउडर बोला जा रहा है, यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद द ओवरबर्डन एंड कोल आर मैनुअली लोडेड। ठीक है ना, जो ओबी और कोयला होगा ना उसको मैनुअल लोड किया जाएगा। मैनुअल यानी व्यक्तियों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा झोड़ा बेलचा से जस्ट लाइक बोल सकते लोड करेंगे इनटू टब, टब विच इज हॉलिंग बाय रॉ फॉलेज और लोकोमोटिव। ठीक है, जस्ट लाइक अंडरग्राउंड माइंस में कैसे होता है कि टब माइनिंग से मतलब झोड़ा बेलचा से कोयला को लोड करने का काम करते हैं टब में, और हॉलेज से हम लोग टब को बाहर निकालने का काम करते हैं। बस सेम टाइप यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में भी ओबी और कोयले को मैनुअल लोडिंग करके टब में लोड किया जाएगा, और उसको फिर रॉ फॉलेज से बाहर निकाला जाएगा, रॉ फॉलेज या लोकोमोटिव से बाहर निकाला जाएगा। ये चीज हुआ मैनुअल ओपन कास्ट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो मैनुअल ओपन कास्ट आपको ना के बराबर कहीं पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी लगभग सारे जगह पर मैकेनाइज तरीके से ही ओपन कास्ट वर्किंग चलता है। ठीक है, लेकिन प्रोविजन अभी भी रखा गया है कि आप मैनुअल तरीके से भी ओपन कास्ट वर्किंग चला सकते हैं। ठीक है, उसको लेकर बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, ओपन कास्ट मैनुअल टाइप जब चलाएंगे तो उसके लेकर बेंच हाइट, ठीक है ना, बेंच विड्थ, ठीक है, और बोल सकते हैं कि बेंच का स्लोप वगैरह जितना भी है सब रिस्ट्रिक्शन आपका रेगुलेशन नंबर 105 में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सिंपल सा हम लोग जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि इसको लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन नंबर 105 ऑफ CMR 2017, इसके अकॉर्डिंग कुछ प्रोविजन है उसको नोट कर लीजिए। बेंच हाइट, बेंच हाइट है पहला कंडीशन। फोर, सॉफ्ट रॉक नॉट मोर देन 1.5 मीटर। फोर, कोल बेंच नॉट मोर देन 3 मीटर। और फोर, हार्ड रॉक नॉट मोर देन 6 मीटर। ये प्रोविजन है।
और बेंच विड्थ है नॉट लेस देन, लिख दें इसको, नॉट लेस देन ऑफ द बेंच हाइट। ठीक है। और बेंच स्लॉप हो गया नॉट मोर देन 45 डिग्री फॉर कोल और कोल एंड सॉफ्ट रॉक बेंच। ये बेसिक जानकारी यहाँ पर हुआ। ठीक है। मैनुअल क्वेरी के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है। मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में हम लोग ड्रिल मशीन, छोटा ड्रिल मशीन यूज करते हैं। ओनली ड्रिल मशीन ही यूज होता है, कोई एचईएम में यूज नहीं होता है, कोई सॉबेल डंपर कुछ भी नहीं। ठीक है। सिर्फ ड्रिल मशीन यूज करते हैं, छोटा हैंड हेल्ड हाथ से चलने वाला ड्रिल मशीन को यूज किया जाता है। ठीक है। और उसमें होल का लंबाई 1.2 मीटर से 1.8 मीटर डेप्थ तक रहता है। ये एमटी का डाटा है। ठीक है। और होल्ड आया उसमें 37 mm तक ही है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है। एक्सप्लोसिव हम लोग गन पाउडर यूज उसमें होता है आपका मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में। और ओवर बटन और कोयले जो हम लोग ब्लास्टिंग से तोड़ते हैं, वो जो टूटा हुआ मटेरियल है उसको मैनुअली लोड किया जाता है टब में, और फिर टब को हॉलेज या लोकोमोटिव से बाहर निकाला जाता है। यही हो गया मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है। जस्ट लाइक अंडरग्राउंड में जिस तरह मैनुअल वर्किंग वर्किंग चलता, मैनुअल वर्किंग चलता था उसी टाइप से। ठीक है। अब आते हैं रेगुलेशन 105 में मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग का क्या प्रोविजन दिया हुआ है। तो बेंच का हाइट विड्थ बताया गया है। बेंच का हाइट तीन कंडीशन में बताया गया है, तीन अलग अलग कंडीशन में बताया गया है। यदि बेंच सॉफ्ट रॉक से बना हुआ हो, ठीक है ना, सॉफ्ट रॉक से फॉर्मेट मतलब फॉर्मेशन किया गया है बेंच। ठीक है। सॉफ्ट रॉक वाला यदि बेंच है तो उस केस में सॉफ्ट रॉक में क्या किया गया, एलुवियल सॉयल मोरम ये सब यदि मटेरियल आता है लूज मटेरियल, तो वही हो गया सॉफ्ट रॉक। ठीक है। तो उससे यदि बेंच है तो उसका हाइट 1.5 मीटर से अधिक नहीं होगा। ठीक है। कोयला का यदि बेंच है तो 3 मीटर से अधिक नहीं रखना है बेंच का हाइट। और यदि हार्ड रॉक से है, यदि सैंड स्टोन जैसा हार्ड रॉक है, तो उस केस में आपका 6 मीटर से अधिक नहीं होगा। और बेंच का विड्थ क्या होगा, नॉट लेस देन ऑफ द बेंच हाइट, यानी जो बेंच का हाइट हम पहले डिसाइड करेंगे, बेंच की हाइट जो रहेगी बेंच का विड्थ उससे कम नहीं होना चाहिए। यदि मान के चलते हैं मेरा कोयला का बेंच है और बेंच का हाइट हम 3 मीटर रखें, तो मेरा बेंच का भी जो विड्थ होगा 3 मीटर से कम नहीं होगा। 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर हो सकता है, 3 मीटर से कम नहीं होगा। ठीक है। वही हम लिखें कि बेंच का विड्थ नॉट लेस देन दी बेंच हाइट, यानी बेंच का हाइट से कम नहीं होगी। ठीक है। बेंच का स्लोप कितना होगा, तो स्लोप 45 डिग्री से अधिक नहीं होनी चाहिए। किस केस में, दो केस में, कोयला का बेंच रहेगा तो, और सॉफ्ट रॉक का बेंच रहेगा तो। हार्ड रॉक के बेंच में स्लोप नहीं बताया गया। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा समझ जाइए। ये सब बेंचेज हो गए। ये ये इसका बेंच हाइट हो गया। ये बेंच हाइट, और ये यहाँ से लेकर टो से लेकर यहाँ क्रेस्ट तक बेंच विड्थ। ठीक है। और ये हो गया स्लोप, ये जो एंगल है ये हो गया स्लोप। ये तीन चीज यहाँ पर जानकारी मिला। ठीक है। और एक चीज यहाँ पर बताया गया है कि जब मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग चलाएंगे ना, तो वहाँ पर जो जितना दूर तक आप मटेरियल को कटिंग कर रहे हैं वहाँ पर उसको मेजरमेंट करने के पर्पज से बीच में एक ना विटनेस पिलर, ठीक है, जिसको साखी पिलर या फिर मेजरमेंट पिलर भी कहते हैं, तो वो पिलर को छोड़कर रखना है सिर्फ मेजरमेंट के पर्पज से, कि कितना मिट्टी का कटाई हुआ या कितना कोयले का कटाई हुआ, वो मेजरमेंट करने के लिए बीच में एक पिलर छोड़ा जाता है। जस्ट लाइक बोल सकते हैं जैसे गांव वगैरह में देखिएगा, नरेगा के द्वारा जब काम होता है, तालाब वगैरह जब कटिंग किया जाता है, मिट्टी कटाई होता है तालाब वगैरह में, तो वहाँ पर देखिएगा कि बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके टापू छोड़ा हुआ है। टापू क्यों छोड़ा हुआ है, तो उस टापू सेंटर पॉइंट उसमें माना जाता है टापू को, और उसके चारों तरफ में कितना मटेरियल कटिंग हुआ वो मेजरमेंट किया जाता है, कितना वॉल्यूम में आपका मटेरियल कटिंग हुआ वो मेजरमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर ओपन कास्ट वर्किंग में भी जब मिट्टी का कटाई होगा तो उसमें या कोयला का कटाई होगा, उसमें बीच में आपको एक टापू यानी एक पिलर को छोड़ के रखना है, जिसको मेजरमेंट पिलर या इंसिटू पिलर या फिर बोल सकते हैं साखी पिलर, ठीक है, या मेजरमेंट पिलर कहते हैं। ठीक है। तो वो उसका साइज बताया गया, उसका साइज क्या होगा, तो उसका बोला गया है कि हाइट जो होगा
वो ओवरऑल 2.5 मीटर से अधिक नहीं होगा, ठीक है। पूरा कंप्लीट हाइट जो होगा 2.5 मीटर से कम नहीं होगा, ठीक है। और बोला गया कि जैसे ही हाइट 1.25 मीटर से अधिक बढ़ता है तो उसका जो बेस का डायमीटर होगा वो 1.5 मीटर से कम नहीं होगा, यही कंडीशन में बताया गया। ये आप रेगुलेशन में भी आपको बता चुके हैं, ठीक है। ये हो गया मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो नोट कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग। अब चलते हैं मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग। ये तो मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग हुआ। अब चलते हैं मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग। ये ठीक है। ये जानकारी से पहले, ये बेंजियोमेट्री है, इसको जानने से पहले हम लोग एक इसका थोड़ा सा डिफिनेशन लिख लेते हैं मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग का। हेडिंग बनाइएगा, मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग। ठीक है, इसका डिफिनेशन लिखिएगा। मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग मीन्स extraction of mineral from the surface mining with the help of heavy earth moving machinery. Heavy earth moving machinery यानी HEMM and equipment including blasting. चल समझिए क्या बात आया। मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग क्या हम देख रहे हैं इसका डिफिनेशन में। मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग किसको कहते हैं? तो बोला जा रहा है मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग मीन्स एक्सट्रैक्ट ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द सरफेस माइनिंग।
ठीक है, सरफेस माइनिंग से हम लोग मिनरल निकालने का काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी यानी एचईएमएम। ठीक है, और मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग का मेन जो बेस है ना वो है एचईएमएम। ठीक है, एचईएमएम की हेल्प लेकर यदि हम मिनरल को निकालने का काम करते हैं तो सही माइनिंग को मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। ठीक है, सीधा सीधी। हाँ, उसमें कुछ बहुत सारे इक्विपमेंट भी इंक्लूडिंग रहते हैं और साथ ही साथ ब्लास्टिंग भी इंक्लूड हो सकता है। ठीक है, हाँ, ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक ओपन कास्ट वर्किंग में मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग में ब्लास्टिंग जरूरी है, ऐसा बोल के जरूरी नहीं है। ठीक है, मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग में ब्लास्टिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन एचईएम का यूज 100% होगा हर एक मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग में। एचईएम का यूज 100% होगा। ब्लास्टिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर समझ गए? ये हो गया मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग का डेफिनेशन, जिसमें मुख्य रोल निभा रहा है एचईएम। एचईएम का यूज इसमें 100% होता है। ठीक है, जबकि मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में कोई एचईएम का यूज नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग में कुछ टर्म्स को लेकर। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ टर्म सीखेंगे और वो सारे टर्म आएंगे एक बेंच जियोमेट्री में। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग ओपन कास्ट माइनिंग चलाते हैं तो हमारा सबसे स्टार्टिंग में बोल सकते हैं बेंच का फॉर्मेशन करना पड़ता है। ठीक है, और एक से अधिक बेंचेज हम लोग प्रोग्रेस करते हैं यानी वर्किंग चलाते हैं। ठीक है, और उसमें बोल सकते हैं बेंचेज दो टाइप के बोल सकते हैं उसमें मिनरल मटेरियल के बेसिस पर, एक ओबी बेंच और दूसरा होता है कोल्ड बेंच। ठीक है, ओबी बेंच के थ्रू हम लोग ओबी को रिमूव करते हैं और उसके बाद जब कोयला एक्सपोज होता है तो उस कोयले को फिर हम लोग एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वो जो उसमें जो एक बेंच ज्योमेट्री तैयार होता है उसमें क्या क्या टर्म यूज होता है उसकी जानकारी हम लोग इस मैग्नाइट ओपन कास्ट वर्किंग में लेने जा रहे हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, ये एक मैकेनाइट ओपन कास्ट वर्किंग का बेंच का फॉर्मेशन है। ठीक है, इसमें एक से अधिक बेंचेज हैं। ठीक है, जिसमें कुछ आपको ओबी बेंच दिखाई दे रहा है यानी ओवरबर्डन बेंच, और आपको कुछ कोल्ड बेंच दिखाई दे रहा है। ठीक है, कोल्ड बेंच जनरली नीचे ही रहेगा। ओबी को पहले रिमूव करेंगे तब मेरा कोयला नीचे से निकलेगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक बेंच ये दिखाई दे रहा है, दूसरा बेंच ये दिखाई दे रहा है, तीसरा बेंच ये दिखाई दे रहा है, चौथा बेंच ये दिखाई, चार बेंच यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बेंच मतलब जस्ट लाइक आप यदि क्लासरूम में जब स्कूल कॉलेज में बैठते हैं जिस बेंच में, बस उसी तरह से बेंच, जिस तरह से डिजाइन बेंच का बैठने वाला बेंच है, बस उसी तरह से यहाँ पर मशीन बैठने का काम करती है। जिसमें मशीन बैठने का काम कर रही मशीन चलता है वही हो गया बेंच। ठीक है, अब स्कूल कॉलेज में आप बैठते हैं बेंच में और ओपन कास्ट वर्किंग में मशीन बैठता है बेंच में। तो बेंच का संख्या यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है? ये एक बेंच हो गया। इस ब्लॉक को, ये पूरा जो ब्लॉक है इस ब्लॉक को एक बेंच कहेंगे। ये दूसरा ब्लॉक हो गया, ये बेंच हो गया। ठीक है, तीसरा ये बेंच हो गया, चौथा ये बेंच हो गया। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं चूंकि ऊपर में आपका ओबी बेंच ही रहेगा। ये ओबी बेंच हो गया, ये ओबी बेंच हो गया, लिखे हैं देखिए, ओबी बेंच, ये ओबी बेंच हो गया, ये ओबी बेंच हो गया, ये तीसरा भी ओबी बेंच हो गया। सबसे नीचे में आपका ये जो है ना ये कोल बेंच है, ये कोल बेंच है। ठीक है, तो ये एक से अधिक बेंचेस जब हम लोग फॉर्मेशन करके कोयला निकालने का काम करते हैं ओपन कास्ट तरीके से, तो इसमें एक बेंच जियोमेट्री डिजाइन करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये डिजाइन करने के पीछे रीजन ये है कि हमारा जो पीठ है यानी ये ओवरऑल सारे बेंचेस को मिलाकर हम लोग पीठ बोलते हैं। ठीक है, ये पीठ का जो स्टेबिलिटी है यानी जो स्लोप है वो मेंटेन रहे। ठीक है ना, पीठ, जो पीट स्लॉप है इसका पूरा जो आपका ढाल है वो स्टेबल रहे। ठीक है, वो स्लाइड ना कर जाए, क्योंकि बहुत सारे माइंस में देखा गया है कि जब ये ओपन कास्ट वर्किंग चलता है तो उसमें ऊपर वाली बेंचेस स्लाइड कर जाती है और नीचे में जो मशीनरी या जो लोग काम करते हैं वो दब जाते हैं उसमें। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग सारे बेंचेज का जो स्टेबिलिटी है उसका जो स्लोप है उसको मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, इसके लिए हमको ये एक डिजाइन तैयार करना पड़ता है कि हर एक चीज का रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। ठीक है, बेंच हाइट का रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, बेंच वीट का रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। ठीक है ना, बेंच का स्लोप का रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, हर एक चीज का रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, तो इसके लेकर जो टर्म आते हैं वो सारे बेंच ज्योमेट्री का टर्म आते हैं। ठीक है, यहाँ पर सारे टर्म को सीखिए क्या क्या टर्म है।
सबसे पहले देखिए, ये सबसे टॉप मोस्ट बेंच हो गया। टॉप मोस्ट बेंच का ये जो पॉइंट है ना, ठीक है, किनारा वाला जो पॉइंट है उसको क्रेस्ट कहते हैं। ठीक है, ये क्रेस्ट हो गया। और उसका जो बॉटम पॉइंट है, ये जो बॉटम पॉइंट है उसको टो कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से ये हो गया एक बेंच का क्रेस्ट और टो। उसी तरह से प्रत्येक बेंच का अपना क्रेस्ट और अपना टो होगा। ठीक है, ये भी इस बेंच के लिए ये क्रेस्ट हो गया और ये पॉइंट टो हो गया। ठीक है, इसी तरह से ये तीसरा बेंच के लिए ये क्रेस्ट हो गया, ये टो हो गया, सब में लिखा हुआ है क्रेस्ट टो। ठीक है, चौथा बेंच के लिए, यानी जो कोयला वाला बेंच है उसके लिए भी यहाँ पर ये पॉइंट टॉप मोस्ट पॉइंट आपका क्रेस्ट का, ये क्रेस्ट कहलाएगा और बॉटम मोस्ट पॉइंट टो कहलाएगा। ठीक है, टो मतलब अंगूठा होता है। क्योंकि हमारा अंगूठा तो सबसे नीचे होता है, इसीलिए इसको टो बोलते हैं। ठीक है, कोई भी बेंच में नीचे वाला पॉइंट को टो यानी अंगूठा कहा जा रहा है, और क्रेस्ट यानी चोटी कहा जा रहा है। क्रेस्ट मतलब चोटी होता है, टॉप मोस्ट पॉइंट। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखें कि प्रत्येक बेंच का अपना क्रेस्ट और अपना टो है। ये क्लियर हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं बेंच हाइट। बेंच हाइट क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए, क्रेस्ट वाला जो पॉइंट है वहां से लेकर इस बेंच का जो फ्लोर है, बेंच का फ्लोर है, यहाँ तक जो वर्टिकल इमेजिनरी लाइन तैयार होती है। ठीक है, वर्टिकल वर्टिकल इमेजिनरी लाइन तैयार होती है, इसी लाइन को ही कहते हैं हम लोग बेंच हाइट। ये हो गया बेंच हाइट। ये जो लाइन हो गया, ये जो डिस्टेंस हो गया, क्रेस्ट से लेकर बेंच का फ्लोर तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस हो गया, इसी को बेंच हाइट बोलते हैं। उसी तरह से प्रत्येक बेंच का अपना अपना हाइट है। ठीक है, यहाँ पर भी देख रहे हैं, ये क्रेस्ट से लेकर बेंच का फ्लोर तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो बेंच हाइट कहला रहा है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी देख रहे हैं कि ये भी आपका बेंच हाइट कहला रहा है। इस आपका क्रेस्ट वाला पॉइंट से लेकर आपका यहाँ तक ये बेंच हाइट कहला रहा है। यहाँ पर भी बेंच हाइट है, सब बेंच का अपना अपना बेंच हाइट है। ठीक है, इसमें भी रिस्ट्रिक्शन है कि कितना ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बेंच का हाइट ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है, कम होने से ज्यादा नुकसान नहीं है, ज्यादा होने से नुकसान है। ठीक है, अब आता है बेंच विड्थ। बेंच विड्थ क्या है गया, तो ये टो का जो पॉइंट है, टो वाला पॉइंट से लेकर क्रेस्ट वाला जो यानी बेंच का जो एज है यानी किनारा है, वहां तक का जो आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देख रहे हैं। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसी को बेंच विड्थ बोलते हैं। बेंच विड्थ, बेंच विड्थ बोलते हैं। ठीक है ना, उसी तरह से प्रत्येक बेंच में देखेंगे कि बेंच का जो टो वाला पॉइंट है और उसका जो क्रेस्ट वाला पॉइंट है, वहां तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं बेंच विड्थ। ठीक है, यहाँ पर भी हम बेंच विड्थ हो गया। तो यहाँ पर एक रिलेशन देखिएगा, बेंच हाइट और बेंच विड्थ की संख्या में रिलेशन क्या है। ठीक है, बेंच हाइट और बेंच विड्थ की संख्या में रिलेशन क्या है, तो देखिएगा कि यहाँ पर नंबर ऑफ बेंचेज, नंबर ऑफ, यहाँ पर देखिएगा नहीं रिलेशन दिखा रहे हैं, नंबर ऑफ बेंचेज, बेंचेज की संख्या कितनी है, तभी हम लोग को इधर पहले गिने थे। वो टॉप बेंच हो गया, दूसरा बेंच, तीसरा बेंच, चौथा बेंच, 4 बेंच हो गया। बेंचेज की संख्या 4 है। ठीक है, और यदि बेंच हाइट देखें, बेंच हाइट कितना काउंटिंग करते हैं, तो यहाँ पर एक बेंच हाइट है, यहाँ पर एक बेंच हाइट है, यहाँ पर बेंच हाइट है, यहाँ पर बेंच है, मतलब जितनी बेंच की संख्या है उतना ही बेंच हाइट है। बेंच हाइट, नंबर ऑफ बेंच हाइट, 4, ये भी 4 हो गया। लेकिन बेंच विड्थ देखिए, बेंच विड्थ कितना है, तो यहाँ पर एक बेंच विड्थ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बेंच विड्थ, यहाँ पर बेंच, 3 ही बेंच विड्थ। ठीक है, बेंच विड्थ 4 नहीं है। जितनी बेंच की संख्या होती है या फिर जितनी बेंच हाइट की संख्या होती है उससे हमेशा बेंच विड्थ एक कम होती है। ठीक है, नंबर ऑफ बेंच विड्थ 3, हमेशा एक कम होगी। क्यों कम होगी, तो उसके पीछे रीजन ये है कि ये जो सरफेस वाला पॉइंट है, सरफेस वाला जो पार्ट है ना, ये इसका जो डिस्टेंस है ये इन्फिनिट है, ये तो पूरा इन्फिनिट है, ये तो पूरा सरफेस वाला पार्ट हो गया, कहीं पर इसका एंड नहीं है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर बेंच विड्थ नहीं होता है। ठीक है, आप इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को नहीं मेजर कर पाएंगे। और यहाँ पर जो फ्लोर होता है, जहां से हम लोग डिकोल्ड एरिया को डिकोल्ड कर चुके हैं, ठीक है, इसका भी जो डिस्टेंस है वो भी आपका यहाँ पर इन्फिनिट होता है। ठीक है, यहाँ पर भी डिस्टेंस को आप मेजर नहीं कर पाते हैं, इसीलिए बेंच की जो विड्थ होगी हमेशा 3 ही हो, मतलब बोल सकते हैं एक कम होगी, मतलब जितना बेंचेज की संख्या होगी उससे हमेशा एक कम होती है बेंच विड्थ। ठीक है, ये हो गया रिलेशन संख्या को लेकर। ठीक है, अब बात आता है फेस। ये देखिए, ये जो आपका किसी भी बेंच का जो सब वर्टिकल वाला जो लाइन है, सब वर्टिकल, ठीक है ना, पूरा वर्टिकल भी नहीं है, आधा वर्टिकल बोल सकते हैं, तो ये सब वर्टिकल जो लाइन है इसी को हम लोग फेस कहते हैं। ठीक है, यहीं से हम लोग मटेरियल उठाने का काम करते हैं, इसी जगह पर हम लोग सॉबल वगैरह मशीन वगैरह लगाते हैं, इसी मटेरियल उठाने का काम करते हैं। तो उस तरह से आप ये सारा फेस देख पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फेस अंडरग्राउंड में भी होता है और ओपन कास्ट में होता है। फेस का डिफरेंस क्या है कि किसी भी काम के जगह का आगे बढ़ता हुआ भाग, ठीक है, या फिर उसमें लिखा गया है कि किसी भी ड्रिफ्ट गैलरी या
बोल सकते हैं कि क्या लिखा गया था, किसी भी ड्रिफ्ट गैलरी, और एक वर्ड क्या है उसका, इन बाई इंड, अंदर वाले से, तो वो तो अंडरग्राउंड के केस में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर डिफिनेशन क्या आता है, किसी भी काम की तरफ आगे बढ़ता हुआ, कोई काम का जगह है, प्लेस है, वो यदि प्रोग्रेस हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो वही हो गया फेस। तो यहाँ पर भी ये बेंचेज ही आगे बढ़ रही है, ठीक है, ये जो बेंच है यही आगे बढ़ रहा है, तो इसीलिए इसको फेस बोल रहे हैं, यही हो गया फेस। ठीक है, ये हो गया फेस। उसके बाद और अभी आप पॉइंट देख पा रहे हैं कि और क्या वर्ड आ रहा है, देखिए यहाँ पर, ये जो आपका टो से लेकर, ये जो आपका वर्टिकल हाइट आप मेजर किए थे, ये जो आपका इनर साइड वाला पार्ट है, ठीक है, ये दिखेगा नहीं, ये इनर साइड है, ये जो इमेजिनरी लाइन है, इसको बोलते हैं बैंक विड्थ। ये भी एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ठीक है। ये बैंक विड्थ हमको डिसाइड करती है, बैंक विड्थ से हमको पता चलता है कि इसका स्लोप कितना है, ठीक है, इसका स्लोप हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बैंक विड्थ से, ठीक है। ये जो अंदर वाला जो विड्थ है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, यही हो गया बैंक विड्थ। तो सभी बेंच का अपना अपना बैंक विड्थ है, सभी आपका बेंच का अपना अपना बैंक विड्थ है, ठीक है, ये बैंक विड्थ कहलाएगा। उसके बाद और वर्ड क्या देख पा रहे हैं, हम्म, अब वर्ड आ रहा है आपका स्लोप। ये देखिए प्रत्येक बेंच का ये जो एंगल बन रहा है ना, ये जो सब वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ, माने ये बेस के साथ जो जितना एंगल बना रही है, यही कहलाता है बेंच स्लोप, ठीक है, इसको कहते हैं लोग बेंच स्लोप, ठीक है। बेंच स्लोप, या उसको फेस स्लोप, या इसको बेंच एंगल, या उसको फेस एंगल, इतने सारे नाम है इसका, ठीक है। कहीं पर लिखा गया होगा, देखिए कहीं है, नहीं लिखा हुआ, हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर देखिए मार्किंग करके लिखे हैं बेंच स्लोप, ठीक है ना, बेंच स्लोप इसको बोल रहे हैं, ये जो एंगल है ना, इसी को बेंच स्लोप बोलते हैं। या इसको ना, या इसको बोल सकते हैं बेंच एंगल, बेंच एंगल, ठीक है। या इसको बोल सकते हैं फेस एंगल, फेस एंगल, ठीक है। या इसको बोल सकते हैं फेस स्लोप। इतना चार नाम याद रखिएगा इसका, ठीक है। प्रत्येक बेंच का जो अपना एंगल है, जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रही है, उसका जो फेस है, ठीक है, उसी को फेस स्लोप या फेस एंगल या बेंच स्लोप या बेंच एंगल, ये हो गया चार नाम। तो प्रत्येक बेंच का अपना अपना देख पा रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर भी इस बेंच के लिए ये आपका जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल ही बेंच स्लोप या बेंच एंगल कहलाएगा, या फेस स्लोप या फेस एंगल कहलाएगा। तो सब बेंच का अपना अपना हो गया, ठीक है। अब आता है एक ओवरऑल, ठीक है, सभी बेंचेज का जो आपका स्लोप है, उसको यदि एक एवरेज कर दिया जाए, एवरेज कर दिया जाए, तो उससे जो एंगल बन रहा है ना, तो वो कहलाता है पीट स्लोप एंगल, या ओवरऑल स्लोप एंगल, या फिर अल्टीमेट पीट स्लोप एंगल, ये सब नाम आता है। तो कैसे उसको डिफाइन किया जाता है, तो उसका डिफिनेशन है कि टॉप मोस्ट बेंच का क्रेस्ट, टॉप मोस्ट बेंच का क्रेस्ट, और बॉटम मोस्ट बेंच का टो, बॉटम मोस्ट बेंच का टो, यानी सबसे ऊपर वाले बेंच का क्रेस्ट वाला पॉइंट को लीजिए, और सबसे नीचे वाला बेंच का टो वाला पॉइंट को लीजिए, इस दोनों पॉइंट को एक इमेजिनरी लाइन से मिला दीजिए, जो आप यहाँ पर रेड डॉटेड लाइन से मिला हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन है। तो क्या हम बोले, टॉप मोस्ट बेंच का क्रेस्ट और बॉटम मोस्ट बेंच का टो को मिलाने वाली जो इमेजिनरी लाइन है, वो अपने हॉरिजॉन्टल के साथ, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, बेस हो गया, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ या बेस के साथ जो एंगल बनाती है, ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, इसी एंगल को कहते हैं पीट स्लोप एंगल, ठीक है ना। पूरा पीट ओवरऑल, सारे पूरा सारे बेंचेस को मिलाकर हम लोग पीट बोलते हैं, ये हो गया पीट स्लोप एंगल, या फिर ओवरऑल स्लोप एंगल, मतलब सारे बेंचेस का ओवरऑल एवरेज कर दिए, ठीक है, ओवरऑल स्लोप एंगल, या एवरेज एंगल भी बोल सकते हैं, या फिर अल्टीमेट पीट स्लोप एंगल भी बोल सकते हैं। अल्टीमेट पीट स्लोप एंगल, यहाँ पीट जाल डाल दीजिएगा, ये नाम हो गया। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि अल्टीमेट पीट स्लोप एंगल या फिर एवरेज ओवरऑल पीट स्लोप एंगल किसको कहते हैं, तो उसका डिफिनेशन ऐसा ही लिखा रहता है, टॉप मोस्ट बेंच का क्रेस्ट और बॉटम मोस्ट बेंच का टो, इससे जो एक इमेजिनरी लाइन तैयार होती है, वो अपने हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाती है, वही एंगल पीट स्लोप एंगल या ओवरऑल पीट स्लोप एंगल या अल्टीमेट पीट स्लोप एंगल या एवरेज पीट स्लोप एंगल कहलाता है, ठीक है। याद रखिएगा दोनों में रिलेशन क्या है, किसी भी फेस का जो एंगल है, किसी भी फेस का जो एंगल है, और अल्टीमेट पिट स्लोप एंगल, इन दोनों में डिफरेंस मतलब अंत या रिलेशन क्या है, तो याद रखिएगा कि किसी भी फेस का एंगल से ओवरऑल पिट स्लोप एंगल हमेशा कम होता है, ठीक है, फेस का एंगल ज्यादा होगा, फेस का एंगल ज्यादा होगा, और अल्टीमेट पिट स्लोप एंगल कम होगा, याद रखिएगा। हमेशा पीट स्लोप एंगल या अल्टीमेट पीट स्लोप एंगल किसी फेस के एंगल से, यानी किसी बेंच के एंगल से हमेशा कम होता है, याद रखिएगा, हमेशा कम होता है, ठीक है। आप देखिए एंगल से ही पता चल रहा है, ये बेंच का एंगल हो गया और ये अल्टीमेट पिट स्लोप एंगल, तो इससे कम ही दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन अभी तक एक दो बार आया है कि
बेंच ज्योमेट्री, ओपन कास्ट वर्किंग के बेंच ज्योमेट्री में इनमें से कौन सा टर्म रिलेट नहीं है, ठीक है ना, कौन सा टर्म रिलेट नहीं है। ऑप्शन में ये सब में से आपका कोई ऑप्शन रहेगा और कुछ अटपटा वर्ड डाल देगा, ठीक है। ये क्वेश्चन का हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन है, इसको मिटा देते हैं, इसको लिख लीजिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन एक। क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा टर्म बेंच जियोमेट्री से रिलेट नहीं है, ठीक है। ऑप्शन था, ऑप्शन क्रेस्ट, दूसरा ऑप्शन है फेस एंगल, तीसरा ऑप्शन बर्म, चौथा ऑप्शन बोथ बी एंड सी, पांचवा ऑप्शन नन ऑफ दिस। चलिए इसका थोड़ा जवाब देके दिखाइए। अभी यदि सारा आप बेंजियोमेट्री का सारा टर्म सीखें तो आपको सिर्फ रिलेशन देखना, मतलब कौन इससे रिलेट नहीं है, कौन सा वर्ड आप अभी यहाँ पर नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। हम क्वेश्चन क्या लिखे कि इनमें से कौन सा टर्म बेंच ज्योमेट्री से रिलेट नहीं है, क्रेस्ट, फेस एंगल, बर्म, बोथ बी एंड सी या नन ऑफ दिस। सब कोई टाइप करके जवाब दीजिए। चलिए ठीक है, सबका आंसर सही आ रहा है, क्वेश्चन पहले का रटा हुआ है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर कर लीजिए कि आखिर क्यों आपका आंसर क्यों सही हो रहा है, ठीक है। सही आंसर हो गया यहाँ पर सी, सी बर्म रिलेट नहीं है, ठीक है, बर्म रिलेट नहीं है। हाँ, यहाँ पर हम कहीं पर बर्म आपको दिखाएं भी नहीं, इस बेंच ज्योमेट्री में कहीं पर बर्म नहीं दिखाएं। आपको क्रेस्ट दिखाई दे रहा है, फेस एंगल भी दिखाई दे रहा है, उसके बाद तो हम बर्म को आपको यहाँ पर नहीं दिखाए हैं। तो तीन ही यहाँ पर मेन पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पर उलझाने के लिए ऐसा लिखे हैं बोथ बी एंड सी नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पर सही बर्म होगा कि बम बर्म जो बेंच ज्योमेट्री के टर्म में नहीं आता है। तो यहाँ पर बात आता है कि क्या बर्म तो ओपन कास्ट वर्किंग बनाया जाता है। हाँ सही बात है, बर्म ओपन कास्ट वर्किंग बनाया जाता है और बेंच में भी बनता है। बर्म दो जगहों पर बनाया जाता है, बर्म दो जगहों पर बनाया जाता है। एक ओबी डंप डंप, या जो डंप बोल सकते हैं, कोल्ड डंप ओबी डंप दोनों में बनता है। ओबी डंप या कोल्ड डंप के टॉप एज पर बनता है, जहां पर डंपर के द्वारा मटेरियल को डंपिंग किया जाता है, वहां पर बर्म बनता है, ठीक है। और दूसरा बर्म बनता है बेंच के एज में, कोई भी बेंच के एज में, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम बनाते हैं बेंच के एज में, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर बर्म बनेगा, यहाँ पर बर्म बनेगा, यहाँ पर लूज मटेरियल हम लोग इस तरह करके आड़ी जैसा खड़ा कर देते हैं। बर्म मतलब जस्ट एक आड़ी, ठीक है। तो ये हो गया बर्म, ठीक है। इसी तरह प्रत्येक बेंच के एज में हम लोग बर्म बनाते हैं, लेकिन ये बेंच ज्योमेट्री में अपना रोल नहीं निभा पाती है, ठीक है। क्यों? ये इस बर्म का जो यूज है ना, इस बर्म, ये जो बर्म है, ये जो बर्म है, इस बर्म का यूज क्या है, तो यहाँ पर जो मशीन या फिर जो लोग काम करेंगे, वो मशीन या जो लोग हैं वो मेरा नीचे ना गिर जाए, ठीक है। गिरने से बचाता है वो, ठीक है, मतलब प्रोटेक्शन देता है ये, ठीक है। प्रोटेक्शन देता है, जो मशीन है या फिर जो लोग काम कर रहे हैं उनको प्रोटेक्शन दे रहा है, ठीक है। बेंच को यहाँ पर कोई प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है, ठीक है। बेंच को कोई प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है। प्रोटेक्शन किसको दे रहा है? मशीन को प्रोटेक्शन दे रहा है, और जो लोग काम कर रहे हैं उनको प्रोटेक्शन दे रहा है कि वो ना गिर जाए, ठीक है। इसके लिए बर्म बनाया जाता है। लेकिन बाद बाकी जितने भी यहाँ पर टर्म यूज किए जा रहे हैं, वो सारे टर्म बेंच को प्रोटेक्शन दे रहा है, ठीक है ना, बेंच को प्रोटेक्शन दे रहा है। जैसे बेंच हाइट, बेंच को प्रोटेक्शन दे रहा है, क्योंकि बेंच हाइट ज्यादा कर देंगे तो बेंच मेरा स्लाइड कर सकता है, इसलिए बेंच हाइट का टर्म यहाँ पर ज्योमेट्री के अंतर्गत आएगा। बेंच विड्थ, ये यदि कम कर देंगे यदि इसका लेंथ को, तो उस कंडीशन में मेरा बेंच स्लाइड कर सकता है। तो ये भी आपका एक प्रोटेक्शन दे रहा है कि जितना ज्यादा होगा उतना मेरा ज्यादा प्रोटेक्शन होगा। यानी जितने भी यहाँ पर टर्म यूज किए गए हैं, जैसे स्लॉप, बेंच स्लॉप, ये भी प्रोटेक्शन दे रहा है बेंच को,
कि यदि स्लोप यदि ज्यादा कर देते हैं 90 डिग्री कर देंगे तो उसका डिस्टेंस जल्दी स्लाइड हो जाएगा ये। तो यहाँ पर जितने भी टर्म यूज किए गए हैं बर्म को छोड़कर, जितने भी टर्म यूज किए सब बेंच को प्रोटेक्शन दे रहा है। ठीक है, तो जो भी टर्म या जो भी अरेंजमेंट बेंच को प्रोटेक्शन दे रहा है वो सबके सब यहाँ पर बेंच ज्योमेट्री में आएगा। ठीक है, लेकिन ये जो बनाने का काम कर रहे हैं बर्म, ये मशीन और लोगों को प्रोटेक्शन दे रहा है, इसीलिए इसको बेंच ज्योमेट्री के टर्म में नहीं रखा गया है। यही जानकारी रखिएगा। बनाते हैं जरूर, लेकिन बेंच ज्योमेट्री में इसका यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर बेंच जियोमेट्री का सारे टर्म्स को हम लोग डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो इस ड्राइंग को आप काफी अच्छी तरीके से बना लीजिएगा, हैंड ड्राइंग कर लीजिएगा, और सभी टर्म को जिस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है, उसी तरह से आपको यहाँ पर अपने कॉपी में नोटबुक में ड्राइंग करना है और अच्छी तरह से सारे टर्म को दिखाना है। ठीक है, जब भी आप एग्जाम के लिए रिवीजन करेंगे तो बस इस ड्राइंग को देखिएगा, आपको लगभग 90% आपका रिवीजन ऐसे हो जाएगा, मतलब डिफिनेशन पढ़ने से पहले ही। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा किसी को यदि कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो यहाँ पर पूछ सकते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। सारे ये जितने भी टर्म यूज किए ना यहाँ पर बेंच ज्योमेट्री में, सारे टर्म को हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, मतलब उसके बारे में समझेंगे। कोई डिस्कस करना है तो कर सकते हैं। सारे टर्म समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने भी यहाँ पर बेंच ज्योमेट्री में टर्म यूज किए हैं उसी से रिलेटेड हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ रहा है फेस स्लोप, या इसको फेस एंगल या बेंच एंगल या बेंच स्लोप, चार नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, इसी फेस स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं? फेस एंगल भी बोलेंगे, बेंच एंगल भी बोलेंगे, या बेंच स्लोप भी बोलेंगे। चार नाम यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, तो होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा नोट लिख लीजिएगा कि हर बेंच में, या प्रत्येक बेंच में बोल सकते हैं, पर प्रत्येक लिखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा वर्ड। प्रत्येक बेंच का अपना अपना होगा। ठीक है ना, ये क्या बोला जा रहा है? बेंच स्लोप जो होगा, बेंच स्लोप जो होगा प्रत्येक बेंच का अपना अपना होगा। ठीक है, फेस स्लोप को बेंच स्लोप या बेंच एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, फेस स्लोप को बेंच स्लोप या बेंच एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, और एक और यहाँ पर जोड़ दीजिएगा, यहाँ पर जोड़ दीजिएगा, फेस स्लोप को फेस एंगल, फेस एंगल, कोमा दे दीजिए। क्या क्या हम बोले कि प्रत्येक बेंच का अपना अपना स्लोप होगा, अपना अपना फेस स्लोप होगा। फेस स्लोप को हम लोग फेस एंगल या बेंच स्लोप या बेंच एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर रिलेशन जो बताए थे ना, पीट स्लोप एंगल इज लेस देन फेस स्लोप और बेंच स्लोप। ठीक है, क्या लिखें? जो ओवरऑल पीट स्लोप होता है सारे बेंचेज को लेकर, ठीक है, पीट स्लोप एंगल हमेशा फेस एंगल से कम होता है। ठीक है ना, पीट स्लोप एंगल लेस देन फेस स्लोप, यानी कोई भी फेस स्लोप बोल सकते हैं कि पीट स्लोप एंगल से ज्यादा होगा, या बोल सकते हैं कि कोई भी पीट स्लोप फेस एंगल से कम होगा। ठीक है, ये रिलेशन बता देंगे। ठीक है, वैसे हम इसको जब पीट स्लोप एंगल बताते हैं वहां भी लिखने से चलेगा, तो आप यहाँ भी नोट कर सकते हैं।
ठीक है, तो इसको ड्राइंग से दिखा दीजिएगा, फेस स्लोप बोलते किसको है, तो एक बेंच ड्राइंग कर दीजिए। और ये जो हम एंगल दिखा रहे हैं, ये जो एंगल दिख रहा है, ठीक है, ये एंगल यानी कोई भी फेस किसी हॉरिजॉन्टल मतलब बेस के साथ यानी हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाती है, इसी एंगल को बेंच स्लोप या बेंच एंगल या फेस स्लोप या फेस एंगल, इतना सारा वर्ड के नाम से जानते हैं। फेस एंगल। ठीक है, ये हो गया इसका डिफिनेशन फेस स्लोप का, ये हो गया इसका ड्राइंग। जैसे एक रिपीट वर्ड बोल दे रहे हैं, फेस स्लोप क्या होता है, तो फेस स्लोप प्रत्येक बेंच का अपना अपना होता है। फेस स्लोप को ही हम लोग फेस एंगल या बेंच स्लोप या बेंच एंगल या फिर फेस एंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा बेंच। बेंच क्या होता है? बेंच क्या होता है उसका डेफिनेशन लिखिएगा, ओपन कास्ट वर्किंग में किसी अपर एंड लोअर सरफेस के द्वारा, किसी अपर एंड लोअर सरफेस के द्वारा अलग किए गए, अलग किए गए एक एक्सपोज्ड रॉक, एक एक्सपोज रॉक या कोल ब्लॉक को बेंच कहते हैं। ठीक है, डिफिनेशन क्या है कि ओपन कास्ट वर्किंग में किसी अपर एंड लोअर सरफेस के द्वारा अलग किए गए यानी सेपरेट किए गए एक्सपोज रॉक या फिर एक्सपोज कोल ब्लॉक को हम लोग बेंच कहते हैं। ठीक है, अब इस ड्राइंग से समझ पा रहे हैं, ये हो गया अपर सरफेस इसको बोल रहे हैं, ये हो गया लोअर सरफेस। ठीक है, ये अपर सरफेस और लोअर सरफेस इस दोनों के द्वारा जो एक एक्सपोज ब्लॉक तैयार हुआ, ठीक है, ये कोयला भी हो सकता है, रॉक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो एक ब्लॉक तैयार होता है, इसी ब्लॉक को ही बेंच कहते हैं। ठीक है, इसी ब्लॉक को हम लोग, इसी ब्लॉक को बेंच कर रहे हैं। ठीक है, अपर सरफेस और लोअर सरफेस, इन दोनों जब ये दोनों काम करते हैं, यहाँ पर एक सरफेस मेंटेन करते हैं, यहाँ पर एक लोअर सरफेस मेंटेन करते हैं, इन दोनों जब मेंटेन हो जाता है तो उससे एक एक्सपोज यानी खुला एक सेपरेट, सेपरेट जो ब्लॉक तैयार होता है रॉक का या कोयले का, इसी को बेंच कहा जाता है। ठीक है, फिर यहाँ भी बेंच हो जाएगा। ये जैसे जब इस बेंच का डिफिनेशन करेंगे तो ये होगा अपर सरफेस, ये हो गया लोअर सरफेस। ठीक है, तो ये अपर सरफेस और लोअर सरफेस के द्वारा जब एक एक्सपोज ब्लॉक तैयार करते हैं तो इसी ब्लॉक को बोलते हैं हम लोग बेंच। ठीक है, तो ये हो गया डिफिनेशन, ये हो गया इसका ड्राइंग। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया बेंच। आगे देखिए बेंच हाइट, हेडिंग बनाइएगा बेंच हाइट। बेंच हाइट क्या होता है, तो प्रत्येक बेंच के अपर एंड लोअर सरफेस के बीच, अपर एंड लोअर सरफेस के बीच का जो वर्टिकल लाइन या जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है, ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस होता है, उसी वर्टिकल डिस्टेंस को बेंच हाइट कहता है। ठीक है, क्या बोला गया, प्रत्येक बेंच के अपर एंड लोअर सरफेस के बीच वर्टिकल लाइन बोलेंगे या फिर वर्टिकल डिस्टेंस बोलेंगे, ज्यादा वर्टिकल डिस्टेंस ज्यादा सुटेबल होगा। वर्टिकल डिस्टेंस ही क्या कहलाता है, बेंच हाइट कहलाता है। तो यहाँ पर समझिए ड्राइंग से क्लियर हो रहा है, ये हो गया कोई बेंच का अपर सरफेस और ये हो गया लोअर सरफेस। ठीक है, अपर सरफेस और लोअर सरफेस, इन दोनों के बीच का जो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, इसी वर्टिकल डिस्टेंस को कहते हैं हम लोग बेंच हाइट। ठीक है, ये वर्टिकल डिस्टेंस को यहाँ पर डिस्टेंस भी ले सकते हैं और डिस्टेंस।
ठीक है, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ठीक, इसी को बेंच हाइट कहते हैं। ठीक है, इस बेंच के लिए भी वही हो जाएगा। इस बेंच के लिए कहाँ पर होगा, तो ये उस कंडीशन में ये अपर सरफेस कहलाएगा और यहाँ पर लोअर सरफेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लोअर सरफेस हो जाएगा, तो अपर सरफेस और लोअर सरफेस के बीच का ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ये उस कंडीशन में बेंच हाइट कहलाएगा। यही हो गया बेंच हाइट। तभी हम लोग देखे तो उस वो जो बेंच ज्योमेट्री ड्राइंग में भी देखे थे कि सभी बेंच का अपना अपना बेंच हाइट होता है। ठीक है, इस डिफिनेशन को लिख लीजिएगा, इसका ड्राइंग कर लीजिएगा। ड्राइंग करना मस्ट है, याद रखिएगा। प्रत्येक डिफिनेशन के नीचे में ड्राइंग जरूर कीजिएगा। आगे देखिए, अब आ रहा है बेंच विड्थ। ठीक है ना, बेंच की चौड़ाई। हेडिंग बना लीजिएगा, बेंच विड्थ। बेंच विड्थ। ठीक है, इसका डिफिनेशन लिखिएगा, किसी बेंच के सरफेस, सरफेस थोड़ा सा गलत है, इंग्लिश से लिखिएगा सरफेस। किसी बेंच के सरफेस में टो एंड क्रेस्ट के बीच, क्या बोले, किसी बेंच के सरफेस में टो एंड क्रेस्ट के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, वही कहलाता है बेंच विड्थ। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ही बेंच विड्थ कहते हैं। अब यहाँ पर समझिए, ड्राइंग से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या बोले हम, किसी बेंच का जो सरफेस होता है, कोई भी सरफेस, जैसे ये बेंच का ये सरफेस ले लिए, ये सरफेस ले लिए। ठीक है, इसका जो टो वाला पॉइंट है और जो क्रेस्ट वाला पॉइंट है, ये जो टो वाला पॉइंट है और ये जो क्रेस्ट वाला पॉइंट है, इन दोनों के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, यही कहलाता है बेंच विड्थ। यही कहलाता है बेंच विड्थ। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड आगे चल के पढ़ेंगे, एक बेंच फ्लोर होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ना बेंच विड्थ और बेंच फ्लोर को एक जैसा समझ लेते हैं, एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन एक नहीं है। एक नहीं है, उसको हम एक ड्राइंग से क्लियर करते हैं आपको, एक नहीं, क्यों नहीं बोल रहे हैं हम। यहाँ पर एक हम एक ना बेंच आपको 3D मॉडल में दिखा रहे हैं। देखिए, समझिएगा। देखिए, ये बेंच का सरफेस हो गया, ये बेंच का सरफेस हो गया। तो बेंच विड्थ, ये जो टो वाला पॉइंट हो गया, टो, और ये हो गया क्रेस्ट, क्रेस्ट। तो इन दोनों के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, चाहे यहाँ ले लीजिए, चाहे इस पॉइंट से इस पॉइंट ले लीजिए, यहाँ से यहाँ ले लीजिए, यहाँ से यहाँ ले लीजिए, कहीं भी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ रहा है ना, ठीक है, टो से लेकर क्रेस्ट तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो इसको बोलते हैं बेंच विड्थ। ये हो गया बेंच विड्थ। ठीक है, लेकिन ये जो एक सरफेस आपको दिखाई दे रहा है जिस पर मशीन ट्रेवल करती है, यहाँ पर मशीन इस पर बैठती है, मशीन चलती है, डंपर चलती है। ठीक है, तो ये जो सरफेस आपको दिखाई दे रहा है एक क्रॉस सेक्शन एरिया की तरह, एक क्रॉस सेक्शन एरिया की तरह दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं बेंच फ्लोर। बेंच फ्लोर, बेंच फ्लोर, यानी बेंच फ्लोर एक एरिया है। बेंच फ्लोर एक एरिया है जिसमें विड्थ और लेंथ सब आ रहा है। ठीक है ना, विड्थ भी आ जा रहा है और लेंथ भी आ जा रहा है, सब आ जा रहा है। ठीक है, ये हो गया बेंच फ्लोर। लेकिन यहाँ पर बेंच विड्थ में सिर्फ आपका क्या आ रहा है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ रहा है, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ रहा है, बस ओनली। ठीक है, तो बेंच फ्लोर एक एरिया हो गया और बेंच विड्थ एक डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेंच विड्थ का ही डिफिनेशन लिखा है, किसी बेंच के सरफेस में टो एंड क्रेस्ट के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, वही बेंच विड्थ कहलाता है। नोट कीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है बेंच फ्लोर, वही है अभी जो हम ड्राइंग किए थे, बेंच फ्लोर। बेंच फ्लोर क्या है, किसी बेंच के एक्सपोज्ड लोअर सरफेस को, किसी बेंच के एक्सपोज्ड लोअर सरफेस को ही हम लोग बेंच फ्लोर कहते हैं। बेंच फ्लोर कहते हैं, क्या बोले, किसी बेंच के एक्सपोज्ड लोअर सरफेस, आप एरिया भी जोड़ सकते हैं, तो एरिया ज्यादा सुटेबल हो जाएगा। किसी बेंच के एक्सपोज्ड लोअर सरफेस एरिया को ही कहते हैं हम लोग बेंच फ्लोर।
ठीक है, ये 3D में बनाइएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ये जो बेंच है इसको 3D में ही बना दीजिए यहाँ पर, इस तरह से बनाइए। ठीक है, बेंच फ्लोर क्या हो गया, एकदम पूरा सारा एरिया आ जाएगा इसमें। पूरा ये यहाँ पर जिसमें मशीन रन कर रही है, यही कहते हैं हम लोग बेंच फ्लोर। ये हो गया बेंच फ्लोर। ठीक है, तो हम पीछे वाला जो डिफिनेशन देखें उसमें बेंच विड्थ और बेंच फ्लोर दोनों में डिफरेंस बता दिए कि बेंच बेंच जो विड्थ होती है वो सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, क्रेस्ट टोज लेके क्रेस्ट तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वही बेंच विड्थ। लेकिन बेंच फ्लोर पूरा एरिया जो आ रहा है ना जिसमें मशीन रन कर रही है वो बेंच फ्लोर कहलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, ड्राइंग सब में करते जाइएगा, इसमें 3D वाला ड्राइंग कर दीजिएगा। अब आ रहा है आपका बेंच फेस। बेंच फेस क्या होता है, तो किसी बेंच, चाहे फेस बोलिए बेंच फेस बोलिए एक ही चीज हो गया है ना। किसी बेंच के एक्सपोज सब वर्टिकल सरफेस, याद रखिएगा ये वर्ड जरूर याद रखिएगा। ठीक है, किसी बेंच के एक्सपोज सब वर्टिकल सर, वर्टिकल नहीं सब वर्टिकल मतलब आधा वर्टिकल। ठीक है, सब वर्टिकल सरफेस को ही हम लोग बेंच फेस कहते हैं। सब वर्टिकल सरफेस को हम लोग बेंच फेस कहते हैं। तो ये कोई बेंच देखिए यहाँ पर, ये अपर सरफेस हो गया, लोअर सरफेस हो गया। तो ये जो, यह देखिए ये लाइन जो होता है ना ये वर्टिकल लाइन हो गया। ये जो हो गया वर्टिकल लाइन, और ये जो लाइन हो गया ना सब वर्टिकल लाइन। ये जो हो गया सब वर्टिकल लाइन, तो यहाँ पर ना सब वर्टिकल लाइन को ही बेंच फेस कहा जा रहा है। ठीक है, ये जो फुल्ली वर्टिकल 90 डिग्री में जो है, 90 डिग्री में वो हो गया वर्टिकल, फुल्ली वर्टिकल। ठीक है, लेकिन ये जो आपका स्लोप मेंटेन करके है ये हो गया सब वर्टिकल। इसी सब वर्टिकल वाला लाइन को ही कहते हैं लोग बेंच फेस। ये हो गया बेंच फेस। ठीक है, क्लियर हो गया कि किसी बेंच के एक्सपोज सब वर्टिकल सरफेस को ही कहा जाता है बेंच फेस। अब इसको ऐसा भी देख सकते हैं, इसको ऐसा भी यहाँ पर लिख सकते हैं। यही लाइन हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लाइन हो गया ना यही हो गया सब वर्टिकल। सब वर्टिकल सरफेस। ठीक है, पूरे सरफेस को बोलेंगे, जैसे आप इसका एक 3D बना देते हैं, इसका एक 3D बनाते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर ये पूरा जो सब वर्टिकल सरफेस लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा आ रहा है। ये हो गया फेस, यही हो गया सब वर्टिकल सरफेस। या ऐसा करेंगे, इसी को कहा जाता है फेस को ही बोल रहे हैं सब वर्टिकल सरफेस। किसी बेंच का जो सब वर्टिकल सरफेस होता है वही हो गया फेस या बेंच फेस। ठीक है, तो 3D से ज्यादा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये बेंच फ्लोर हो गया, और ऐसे वाला जो सब वर्टिकल है वो बेंच फेस हो गया। ये आगे चलते हैं, नेक्स्ट है बेंच या फेस स्लोप। यहाँ पर बेंच स्लोप बोलेंगे, बेंच स्लोप या फेस स्लोप। ठीक है, बेंच स्लोप या फेस स्लोप, और इसमें चार नाम हम लोग देखे थे ना, बेंच स्लोप, बेंच एंगल, फेस स्लोप, फेस एंगल। ठीक है, चारों एक ही चीज है। ठीक है, तो बेंच स्लोप या फेस स्लोप क्या होता है, तो प्रत्येक बेंच में बेंच फेस अपने फ्लोर, बेंच फेस अपने फ्लोर या सरफेस के साथ जो एंगल बनाती है, ठीक है ना, जो एंगल बनाती है, जो एंगल बनाती है उसे ही बेंच स्लोप या फेस एंगल या फेस स्लोप कहते हैं। ठीक है, इसका हम लोग इससे पहले भी देखे थे क्या हम लोग, इसमें डिफिनेशन में पहले भी देखते हैं। हम्म, 1 नंबर में भी ये देखे थे, मिस्टेक हुआ, ये रिपीट हो गया है।
जो बेंच स्लोप है ना, बेंच स्लोप का जो डिफिनेशन है वो यहाँ पर रिपीट हो रहा है। एक नंबर में भी बताए थे इसी को, फेस स्लोप। ठीक है, एक नंबर में बताए थे। तो आप तो ना वो एक नंबर वाला की जगह में इसी को मर्ज कर लीजिएगा। एक नंबर और आपका जो ये 7 नंबर है, दोनों मर्ज कर लीजिएगा। दो जगह पर इसका डिफिनेशन आ गया है। ठीक है, वहां पर थोड़ा सा हम कंप्लीट डिफिनेशन नहीं बताए थे। एक नंबर को और ये 6 नंबर को ना मर्ज कर लीजिएगा इसको। ठीक है, एक नंबर और 7 नंबर, एक नंबर और 7 नंबर को मर्ज कर लीजिएगा। उस जगह फिर बेंच स्लोप का ही हम डिफिनेशन बताएं, यहाँ पर वही डिफिनेशन है, सेम है। वहां पर डिफिनेशन को कंप्लीट रूप से नहीं लिखे थे, यहाँ पर कंप्लीट रूप से लिखा हुआ है कि प्रत्येक बेंच में बेंच फेस अपने फ्लोर या सरफेस के साथ जो एंगल बनाती है उसे ही बेंच स्लोप या फेस एंगल या फेस स्लोप कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये बेंच बेंच फेस हो गया ये। ठीक है, ये हो गया बेंच फेस, ये हो गया मेरा बेंच फेस, ये क्या हो गया मेरा बेंच फेस, ये लाइन हो गया मेरा बेंच फेस, है ना। ये बेंच फेस हो गया, और ये वर्ड हो गया बेंच फेस अपने फ्लोर या सरफेस, ये हो गया फ्लोर, ये हो गया फ्लोर या सरफेस। ठीक है, फ्लोर या सरफेस। तो अब समझिए यहाँ पर, अब क्लियर हो जाएगा कि कोई भी बेंच में बेंच जो फेस होता है वो फ्लोर, ठीक है, फ्लोर से जो एंगल बनाती है, ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, इसी एंगल को कहते हैं हम लोग, इसी एंगल को कहते हैं बेंच स्लोप, इसी एंगल को कहते हैं बेंच स्लोप या बेंच एंगल या फेस स्लोप या फेस एंगल, फेस एंगल। ठीक है, तो आप ना एक नंबर वाला जगह में इसी को डिफाइन करके लिख लीजिएगा, एक नंबर वाला और ये दोनों सेम है। एक नंबर पॉइंट में जो डिफिनेशन अभी किए थे, एक नंबर पॉइंट। ठीक है, यही जो बेंच एंगल है, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग के केस में, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग केस में यदि कोयला का या फिर सॉफ्ट रॉक का बेंच है, तो यहाँ पर ये जो एंगल है वो 45 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है पीट स्लोप एंगल, या इसको अल्टीमेट पीट स्लोप एंगल, या फिर ना ओवरऑल स्लोप एंगल। ये क्या होता है? तीनों एक ही नाम है। ये होता क्या है तो समझिए। किसी ओपन कास्ट वर्किंग में टॉप मोस्ट बेंच का क्रेस्ट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, क्या बोला गया? किसी ओपन कास्ट वर्किंग में टॉप मोस्ट बेंच यानी सबसे ऊपर वाला बेंच, सबसे ऊपर वाला बेंच का जो क्रेस्ट है, जो क्रेस्ट है, एंड बॉटम मोस्ट, ठीक है ना, एंड बॉटम मोस्ट बेंच का टो, बॉटम मोस्ट बेंच का टो यानी सबसे नीचे वाला बेंच का जो टो है। ठीक है, सबसे ऊपर वाला बेंच का क्रेस्ट, सबसे ऊपर वाला बेंच का क्रेस्ट और सबसे नीचे वाला बेंच का टो, उसको मिलाने वाले, यहाँ पर मिलाने वर्ड होगा, यहाँ पर मिलाने वर्ड होगा। ठीक है, उसको मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन अपने हॉरिजेंटल के साथ, अपने हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल बनाती है, ठीक है ना, जो एंगल बनाती है, जो एंगल बनाती है उसे ही, ठीक है, उससे ही हम पीट स्लोप या अल्टीमेट पीट स्लोप या ओवरऑल स्लोप एंगल कहते हैं, एंगल। ठीक है, क्या क्या बोले? किसी ओपन कास्ट वर्किंग में टॉप मोस्ट बेंच का जो क्रेस्ट है एवं बॉटम मोस्ट बेंच का जो टो है, इस दोनों पॉइंट से मिलाने वाली जो इमेजिनरी लाइन है वो अपने हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल बनाती है उसे ही हम पीट स्लोप एंगल या अल्टीमेट पीट स्लोप एंगल या ओवरऑल पीट स्लोप एंगल कहते हैं। ठीक है, अब उसका जो ये इसका जो डायग्राम है, वो डायग्राम को इस पेज में हम नेक्स्ट पेज में दिखा रहे हैं। ये ये हो गया इसका डायग्राम। यहाँ पर देखिए, बोला गया डिफिनेशन, क्या बोला गया? कोई ओपन कास्ट वर्किंग है जिसमें एक से अधिक बेंचेज में काम चल रही है, तो टॉप मोस्ट बेंच का जो आपका क्रेस्ट है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है टॉप मोस्ट बेंच का क्रेस्ट, और बॉटम मोस्ट बेंच का, ये सबसे नीचे वाला बेंच हो गया, ये बॉटम मोस्ट बेंच का टो, ये बॉटम मोस्ट बेंच टो, इन दोनों पॉइंट्स से जो एक इमेजिनरी लाइन तैयार हो रही है, जो डॉटेड डॉटेड रेड वाला लाइन जो दिखाई दे रहा है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। ये जो इमेजिनरी लाइन है ये अपने फ्लोर के साथ, ठीक है ना, यह अपना हॉरिजेंटल लाइन के साथ बोल सकते हैं, ये आपका, और ये फ्लोर हो गया, हॉरिजेंटल लाइन हो गया, इसके साथ जो एंगल बना रही है, ये जो एंगल बन रहा है,
ये जो एंगल बन रहा है यही एंगल को कहते हैं हम लोग पीट स्लोप एंगल या ओवरऑल स्लोप एंगल या अल्टीमेट पीट स्लोप एंगल, यही होगी। ठीक है। रिलेशन क्या हम लोग देखे थे कि किसी भी माइंस में जो अल्टीमेट पीट स्लोप एंगल होता है वो किसी भी बेंच के एंगल से कम होता है, याद रखिए। ठीक है, क्या हम बोले, अल्टीमेट पीट स्लोप एंगल कोई भी बेंच के एंगल से वो कम होता है। ठीक है, ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, आगे हम लोग फिर लिमिटेशन देखेंगे। जब हम लोग मैकेनिकल ओपन कैस्ट वर्किंग में आगे जब बढ़ेंगे तो उसमें लिमिटेशन देखेंगे। प्रत्येक बेंच का जो स्लोप है वो कितना ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अल्टीमेट पीट स्लोप एंगल वो कितना ज्यादा नहीं होना चाहिए ताकि वो बेंच स्लाइड ना हो। ठीक है, बेंच का स्टेबिलिटी बना रहे, पीट स्लोप स्टेबिलिटी बना रहे। ठीक है, इसको ड्राइंग कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका बैंक विड्थ। नेक्स्ट टर्म है बैंक विड्थ। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिखिएगा। किसी भी बेंच के टो एंड उसी बेंच के क्रेस्ट के वर्टिकल लाइन के बीच, क्रेस्ट के वर्टिकल लाइन के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, इसी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को बैंक विड्थ कहते हैं। ठीक है, बैंक विड्थ कहलाता है। क्या लिखते हैं, किसी भी बेंच के टो एंड उसी बेंच के क्रेस्ट के, यहाँ पे के लिखिएगा बस। ठीक है, किसी भी बेंच के टो एंड उसी बेंच के क्रेस्ट के वर्टिकल लाइन के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है उसी को बैंक विड्थ कहते हैं, वही बैंक विड्थ कहलाता है। अब ड्राइंग से देखिएगा, बोलेगा कोई भी एक बेंच है, ये एक बेंच हो गया। ठीक है, इस बेंच का जो आपका टो है, ठीक है ना, पहले टो बोला गया ना, टो, ये पॉइंट को टो बोल रहे हैं। टो और उसी बेंच का क्रेस्ट, उसी बेंच का ये जो क्रेस्ट है, इस क्रेस्ट के जो वर्टिकल लाइन है, ये जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन का जो पॉइंट आ रहा है, इन दोनों के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये टो और ये जो वर्टिकल लाइन का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को बैंक विड्थ कहा जाता है। बैंक विड्थ। ठीक है, बैंक विड्थ क्यों उपयोगी है, तो बैंक विड्थ से हमको ये पता चलता है कि ये स्लोप कितना है। ठीक है ना, बेंच का स्लोप कितना है ये पता चलता है। ठीक है, याद रखिएगा, बैंक विड्थ जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अच्छा। ठीक है, बैंक विड्थ जितना ज्यादा होगा, देखिए ये जो लाइन को हम बढ़ाते हैं, ये यदि लाइन को बढ़ाते हैं तो जैसे हम लाइन को बढ़ाएंगे तो मेरा ये स्लोप कम हो जाएगा, ये स्लोप कम होगा, यानी स्टेबिलिटी बढ़ गया। ठीक है, हम जानते हैं ना कि एंगल ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो एंगल है, ये एंगल जो है ना, ये डिस्टेंस जैसे ही बढ़ेगा ये एंगल भी बढ़ जाएगा, सॉरी, ये डिस्टेंस जैसे ही बढ़ेगा ये एंगल घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप बढ़ा के देखिए थोड़ा सा, सोचिए कि ये लाइन ना यहाँ तक चला है, ये लाइन यदि ये लाइन को हम यहाँ तक ले आते हैं तो मेरा एंगल यहाँ पर बन जाएगा, ये देखिए, तो एंगल कम हो गया इससे। यानी याद रखिएगा, बैंक विड्थ जितना ज्यादा होगा उतना हमारा बेंच का स्टेबिलिटी उतना ज्यादा मजबूत होगा। ठीक है ना, बैंक विड्थ जितना ज्यादा होगा उतना हमारा बेंच मजबूत होगा। ठीक है, बैंक विड्थ जितना कम होगा उतना एंगल ज्यादा बढ़ जाएगा और मेरा स्टेबिलिटी कमजोर हो जाएगा। ठीक है, उल्टा रिलेशन है, ये आपका जो बेंच का जो एंगल है और ये जो आपका बैंक विड्थ है, दोनों में उल्टा रिलेशन है। ये बैंक विड्थ बढ़ेगा तो मेरा एंगल घटेगा, बैंक विड्थ घटेगा तो मेरा एंगल बढ़ेगा, अपोजिट रिलेशन। ठीक है, इसीलिए बैंक विड्थ ज्यादा नहीं होना चाहिए, जितना सॉरी कम नहीं होना चाहिए, जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छा है। बैंक विड्थ कम नहीं होना चाहिए, जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छा है। चलिए, बैंक विड्थ हो गया। और कुछ टर्म याद देखते हैं। वैसे हम लोग यहाँ पर ऐसा टर्म यूज कर रहे हैं जो वहाँ पर बेंच ज्योमेट्री में नहीं दिखाए थे, टर्म है, मतलब ओपन कास्ट माइंस का ही टर्म है, जैसे अंडरकट। अंडरकट वैसे ये भी बेंच ज्योमेट्री में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, लेकिन ये वर्किंग के दौरान क्रिएट होती है। अंडरकट हम रखते नहीं है, अंडरकट होती है। ठीक है ना, क्रिएट होती है।
ठीक है, बाद बाकी जितने टर्म अभी तक यूज किए वो हम लोग मेंटेन करते हैं, अपने से मेंटेन करते हैं, डिजाइन वैसा ही करते हैं। लेकिन ये अंडरकट का डिजाइन नहीं करते, ये डिस्टरबेंस वगैरह के कारण से क्रिएट होती है। ठीक है, तो अंडरकट क्या है, तो एक ड्राइंग से खाली सीख लीजिए। ये कोई बेंच है, ठीक है, बेंच के नीचे में यानी बॉटम में यदि इस तरह से गड्ढा क्रिएट हो जाता है, वाइड क्रिएट हो जाता है, ये अंडर कट कहलाता है। यहाँ पर छोटा सा गड्ढा दिखाया गया, थोड़ा सा बड़ा दिखाते हैं यहाँ पर, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये इस तरह से यदि अंदर में गड्ढा हो जाएगा तो ये अंडर कट कहलाता है। ये हो गया अंडर कट। ठीक है, जैसे इसमें भी देख रहे हैं अंडर कट, और थोड़ा बड़ा हो सकता है, ये सब अंडर कट कहलाएगा। ठीक है, अंडर कट से क्या प्रॉब्लम होगा, तो अंडर कट भी बेंच का स्टेबिलिटी को कमजोर करता है। ठीक है ना, ठीक है, अंडर कट यदि क्रिएट होता है तो उस केस में बेंच स्लाइड होने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। ये सब अंडरकट किस कारण से हो सकता है, तो जियोलॉजिकल डिस्टरबेंस वगैरह के कारण से हो सकता है, या फिर बोल सकते हैं कि जो हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं, ब्लास्टिंग का टेक्निक यदि रॉन्ग होता है तो उस कारण से भी हो सकता है। ठीक है, अब एक और एक वर्ड है, ओवरहैंग्स। अगला वर्ड है ओवरहैंग्स। ठीक है, यहाँ भी थोड़ा सा बहुत छोटा दिखाया गया ओवरहैंग्स। चलिए ये दिखा दीजिए ओवरहैंग्स। ठीक है, इस तरह से कोई भी बेंच में ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो यदि उभरा हुआ रहेगा, बाहर निकला हुआ रहेगा, तो वो कहलाता है ओवरहैंग। ये भी स्टेबिलिटी को कमजोर करेगा, यहाँ भी स्लाइड होने का चांसेस रहेगा, ये पार्ट। ये भी डिस्टरबेंस के कारण से या फिर ब्लास्टिंग डिजाइन खराब होने के कारण से ऐसा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये भी नहीं होना चाहिए, इसको हम लोग सॉवेल से ड्रेसिंग वगैरह करके गिराते हैं, या फिर स्मूथ ब्लास्टिंग करके गिराते हैं। ये हो गया ओवरहैंग। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर जितने भी जियोमेट्री से रिलेटेड टर्म थे या फिर अदर टर्म टर्म जितने भी थे, ठीक है, हर एक चीज को हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके बेसिक तरीके से यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करने का काम किए। तो आज का जो यहाँ पर ओपन कास्ट वर्किंग का जो टॉपिक था, यहीं पर स्टॉप करते हैं। और आज की क्लास से रिलेटेड यदि कोई यहाँ पर डाउट आपके पास क्रिएट होता है, तो यहाँ पर आप डिस्कस पहले कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद ही ओवर करेंगे, तो आप इस यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं जो भी आपका डाउट है। ठीक है, और क्लास को यहीं पर ओवर करेंगे, नेक्स्ट क्लास ही इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, छोटा छोटा पार्ट रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक ही दिन में बहुत बड़ा पार्ट होने से दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पर आज हम लोग क्या क्या सीखे, एक बार थोड़ा सा समरी निकाल लेते हैं। आज हम लोग सीखे क्या क्या पूरे क्लास में। ठीक है, आज हम लोग सीखे क्या क्या। सबसे पहले ओपन कास्ट वर्किंग का एक इमेज देखे थे कि ओपन कास्ट वर्किंग होता क्या है। बहुत सारे बच्चे अंडरग्राउंड में ट्रेनिंग करते ओपन कास्ट देखते ही नहीं है।
तो ओपन कास्ट वर्किंग का एक इमेज देखे थे, फिर उस ओपन कास्ट वर्किंग का कंप्लीट एक डिफिनेशन देखे। ठीक है, ओपन कास्ट वर्किंग को किस किस नाम से जानते हैं ये हम लोग नाम सीखे। ठीक है, ओपन कास्ट वर्किंग का दो टाइप देखे, मेन दो टाइप होता है अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन। ठीक है, रेगुलेशन 105 106। ठीक है, दो टाइप देखे, मैनुअल ओपन कास्ट और मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट। मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग क्या होता है उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार किए हम लोग। फिर मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग क्या होता है उसका एक डिफिनेशन देखे। और फिर मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग में बेंच जियोमेट्री में कौन कौन से टर्म यूज होते हैं, कौन कौन से टर्म नहीं यूज होते हैं, उसका हम लोग विस्तार से चर्चा किए। यही आज के क्लास में मुख्य रूप से हुआ। ठीक है, आगे अभी बहुत सारा कुछ बाकी है, आगे कंटिन्यू रहेगा। तो आज के क्लास से रिलेटेड कोई डाउट है तो यहाँ पर डिस्कस कर लीजिए। कोई डाउट है तो बात कीजिए। चलिए, कोई डाउट नहीं लग रहा है, ठीक है, तो आज के क्लास को यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास फिर मिलेंगे ओपन कास्ट वर्किंग के साथ। तब तक आप इसका नोट्स बना के कंप्लीट रखिएगा। ठीक है, और वीडियो को जितना बार भी देखना है अपना देख के कंप्लीट रखिए, रिवीजन कर